कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स के बारे में हमने देखा था। लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ मैंने जस्ट स्टार्ट किया था, समझ में आप लोगों को आ गया था, मेरा लिखवाना बाकी है। सेकंड टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया था उसी लॉ में, वो टॉपिक था इनर्शिया। इनर्शिया क्या बताया था कि इट इज द, क्या था इनर्शिया? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टी कहलाती है कि भाई कोई भी बदलाव अगर आप करेंगे तो हमारी बॉडी उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं इनर्शिया। और इसी से हमने बनाया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि भाई अगर आपको अपना कोई भी जो भी आप जिस स्टेट में है उस स्टेट को अगर आपको चेंज करना है तो यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। ये हमारा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इनर्शिया में हम लोग तीन इनर्शिया पढ़ते हैं। फर्स्ट इनर्शिया हमने बोला था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी हमारा एग्जाम्पल देखना बाकी है इनर्शिया ऑफ मोशन का, और उसके बाद हम देखेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। तो अभी अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी अभी मोशन में है, और मोशन में रहते हुए अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे, यानी हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या हम रोक रहे हैं, तो क्या होगा? अपन समझते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, क्या चल रहा है? बस जो है वो ऑलरेडी हमारी चल रही है। बस चल रही है, बस के अंदर हम बैठे हुए हैं, हम भी चल रहे हैं, दोनों चलना चालू हो गए। अब बस में अचानक से ब्रेक लगा। क्या हुआ? ब्रेक लगते ही जो बस थी इट कम्स टू रेस्ट। The lower part of our body which is in direct contact with the bus also comes to rest, but the upper part of the body is still in motion. समझ में आ रहा है? डायग्राम ऐसा समझ में आ रहा है बिल्कुल हाथ से। ये बस चल रही है, हम भी चल रहे हैं, बस रुक गई, ये वाला पार्ट भी रुक गया, लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो था वो क्या होगा? इट फॉल्स फॉरवर्ड। कल हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग रुके हुए हैं और चला, तो चला, देखो चला ना, तो मैं कहाँ गिर गई? पीछे की तरफ, फॉल्स बैकवर्ड। आज अपन चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, अचानक रुक गए तो फॉल्स फॉरवर्ड। तो when the bus or car is in motion, the object falls forward due to inertia of motion. ठीक है, याद रखिएगा। कई बार मैंने कल भी समझाया कि कई बार लिखते हुए गड़बड़ हो जाती है कि बस रुक गई तो बोले इट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अरे इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं, बस रुकी है, हमारी बॉडी अभी भी चल रही है, इसलिए हम गिरे। तो आंसर होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जाम में जल्दबाजी करके नहीं लिखने का है ना, अपने को समझना है उस चीज को कि हमारे ऊपर पूछा है तो अपने को बताना है कि हम फॉरवर्ड गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन हम आगे की तरफ गिर रहे हैं। ठीक है, और इनर्शिया, हाँ यही हॉर्स के ऊपर बैठे हुए तो भी क्या होगा? आगे गिरेंगे ना, द राइडर विल फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये भी आपका एग्जांपल चलेगा। अपन कहीं से दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं और एकदम रुक गए तो भी क्या होगा? आगे की तरफ गिर जाएंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका एग्जांपल समझाती हूँ कि हम क्यों आगे की तरफ दौड़ के आएंगे और गिर जाएंगे, है ना? ऐसा ही बोलोगे आप तो कि हम दौड़ते हुए आ रहे हैं, हमें मालूम है हम रुके, तो इसको अपन समझते हैं कि आगे की तरफ गिरने का मतलब क्या हुआ? ट्रेन है ना, ट्रेन में अपन लोग बैठे हुए हैं, बढ़िया ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है वो धीरे धीरे करके स्लो होना चालू हुई है। ट्रेन अभी रुकी नहीं है, इट इज इन मोशन। ठीक है, किसी को जल्दी है, ज्यादा समझदार लोग हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो उन्होंने बोला अब ट्रेन रुकने का इंतजार कौन करेगा? पहले से ही अपन नीचे उतर जाते हैं, बोले स्लो तो हो गई ट्रेन। तो स्लो ट्रेन में लेकिन चल रही है ट्रेन, और पर्सन जो है वो क्या सोच रहा है? मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं। अब जब वो पर्सन बाहर निकलेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसे थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। अगर वो नहीं चला, वो वहीं रुक गया, कोई नया नया व्यक्ति है, पहली बार चलती ट्रेन में से उतर रहा है,
तो वो क्या करेगा, ट्रेन में से उतरा, रुक गया, जैसे ही रुकेगा ही विल फॉल फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो रेस्ट पर है और जो पर्सन नीचे उतर रहा है वो मोशन में। तो जैसे ही मोशन वाला व्यक्ति रेस्ट पर जाएगा ही विल फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जब भी अगर ऐसा कोई चलती ट्रेन में से उतरता है तो जब नीचे उतरने के बाद उसे थोड़ा सा मूव करना पड़ता है, धीरे धीरे करके वो आगे की तरफ चलता है, जिससे क्या हो कि वो अपनी बॉडी को नॉर्मल कर ले, जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो उसका धीरे धीरे करके कम होगा और फिर वो रेस्ट पर जाएगा। अगर सडनली वो रुकने की कोशिश करेगा तो ही विल फॉल फॉरवर्ड। ये वो एग्जांपल कि हम चलते चलते रुकेंगे क्यों, आया ना दिमाग में, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम भाग कर आए। तो ये वो एग्जांपल कि हाँ भाई हम उतर गए लेकिन उसके बाद हमें थोड़ी देर भागना पड़ेगा, अदरवाइज हम वहां पर गिर जाएंगे। नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या होता है, सेम कार में बैठे, कार जो है वो स्ट्रेट जा रही है, अब कार ने राइट टर्न ले लिया, तो कार जो है वो राइट टर्न ले ली, हम किधर गिर जाएंगे, लेफ्ट साइड में। रीजन क्या देंगे, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कार, कार बस जो भी आप लिख रहे हैं वो, when it takes the right turn the lower part of the body goes with the car but upper part of our body is still in the same direction। ये कार है, ये जा रही थी, हम यहाँ बैठे थे, अब कार ने टर्न ले लिया तो लोअर पार्ट तो चला गया, अपर पार्ट बेचारा यहीं पर रह गया। सो वी टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। यहाँ बोलना कि वी फॉल वो भी चलता है, या वी टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, वी फॉल टूवर्ड्स लेफ्ट। ऐसे लेफ्ट में जा रही है तो हम राइट में गिरेंगे। ये हो गए आपके तीन इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आज आपको लिखने का काम चालू करना है, ठीक है, तो डिक्टेट करना चालू कर रहे हो। हाँ, एक दो एग्जांपल और याद आ गए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के, बात करते करते कुछ याद आ गया। जैसे अपन वर्ड यूज कर रहे हैं कि भाई इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल क्या बोला हमने कि भाई कार जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, व्हेन इट टेक्स अ शार्प टर्न, ऐसा नहीं बहुत स्लो टर्न चल रहा है और थोड़ी स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए, एट हाई स्पीड, देन अ पर्सन फॉल्स ऑन द अदर साइड। अब फॉल्स ऑन अदर साइड भी चलता है, दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं द पर्सन और ऑब्जेक्ट इज थ्रोन ऑन वन साइड। तो थ्रोन का मतलब क्या हो गया कि बोले एक साइड पे फेंक दिया। तो ये वर्ड तभी यूज होता है जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा सर्कुलर पाथ में लेते हैं, तो हमने यहाँ तक ऑब्जेक्ट को रखा, छोड़ दिया, तो वो यहाँ से बाहर चला जाएगा, इट मूव्स टेंजेंशियली आउटवर्ड, घुमाते घुमाते यहाँ लाए तो यहाँ से बाहर चला जाता है। तो अभी हम गोल तो घूम नहीं रहे, हम तो सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा टर्न लिया है। इसका एग्जांपल एक और देते हो कि जैसे हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, मेनली टू व्हीलर्स के पीछे वर्ड यूज होता है मड गार्ड लगा हुआ है ना, बोले बारिश के टाइम पे मड गार्ड। अब कई जगह तो क्वेश्चन मार्क की तरह मुझे देख रहे हैं, कई जगह हिंदी में जब बोलते हैं तो बोले मड गार्ड लगा है। अब वो मड गार्ड का मतलब क्या है, इट इज एन इंग्लिश वर्ड दैट इज मड गार्ड। मड मतलब मिट्टी और गार्ड यानी बचाने वाला। तो वो जो जैसे बाइक है या हमारे काइनेटिक वगैरह जो होते हैं, उसके पीछे देखना, टायर के पीछे ऐसा लंबा ब्लैक कलर का अपन लटका के रखते हैं, बोले रबर का बना हुआ होता है। वो गाय के लिए होता है कि जिससे जैसे हमारा टायर ऐसे राउंड एंड राउंड जाएगा, जैसे ही कीचड़ में जाएगा, पानी में जाएगा, वो पानी बाहर की तरफ आ जाएगा, इट इज थ्रोन आउटवर्ड। तो जब वो थ्रोन आउटवर्ड होगा तो पीछे वाले को या साइड वाले को जोर से छींटे लगते हैं। अब साइड के लिए तो मडगार्ड नहीं लगा सकते, लेकिन कहां पर लगाते हैं, कम से कम पीछे वाले पर न जाए उसके लिए मडगार्ड लगा हुआ होता है। तो मिट्टी का पीछे जाना, मिट्टी का उड़ना, दैट इज ऑल्सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। वो एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ कि जो मडगार्ड यूज करते हैं तो वो मिट्टी से बचाने के लिए करते हैं, लेकिन मिट्टी उड़ती क्यों है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। तो वो भी एक एग्जांपल है।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया एंड मास। डिफरेंस बिटवीन inertia and mass. Inertia की डेफिनेशन आप लोगों ने लिखी है कि it is the tendency of an object it is the tendency of an object to resist the change. It is the tendency of an object to resist the change. मास में आप लोग लिखेंगे it is the measure of actual matter second law of motion states that it states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. क्या लिखा अपन ने? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इसको हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is equal to P final minus E initial upon में time. P final is mass into velocity. P initial is mass into इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी v होती है, इनिशियल वेलोसिटी u होता है, अपॉन में टाइम का t. m कॉमन निकाला, हमने यहाँ पर लिखा v माइनस यू अपॉन t. ठीक, अब अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बोलता है v इज इक्वल टू u प्लस at, v माइनस u इज इक्वल टू at या v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a. ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. v माइनस यू अपॉन टी इसकी जगह क्या आ जाएगा? और लॉ ने बोला है, सेकेंड लॉ ने बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. तो फॉर्मूला हमारे पास में आया F इज इक्वल टू m. एक्चुअली इसमें हमें ये लिखना चाहिए कि हमने प्रोपोर्शनैलिटी बोला है, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हम ये वाला यूज करते हैं. आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि अगर हम लोग एक चीज बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ती है ना. 1 kg सब्जी लेकर आए तो बोले 50 रुपीज की,
2 kg लाए तो 100 रुपीज की, 3 kg लाए तो 150 की, तो ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। एक आदमी है 10 दिन में काम कर रहा है, 2 आदमी कर दिए तो बोले दिन कम हो गए, 5 दिन में काम हो जाएगा। तो दिन बढ़ा, पर्सन बढ़ा रहे हैं तो आदमी कम हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम लोग ये वाला यूज करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ये मैथ्स का रूल होता है, फिजिक्स का नहीं, मैथ्स का रूल है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे, इक्वल टू लिखोगे तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है। दैट कांस्टेंट इज के। फिर हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, इस वाले केस में k इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू वेरी करती है, हर जगह कांस्टेंट अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 है, इसलिए हमारे पास फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू m। ये लिखिए, फिर मोमेंटम वगैरह समझते हैं।